तो उनको तब ऐसा नहीं लगता था कि यूनियन वाला कोई काम का है, लेकिन उनको ऊपर जो नौबत आया तब उनको समझ में आया कि ये लाल झंडे की यूनियन के बगैर कोई है ही नहीं इधर, इसलिए इतना दिल से आवाज देता क्योंकि उन्होंने देखा है। लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पहले मैं अमित को ऊपर जाऊंगा क्योंकि वो ब्रांच के सेक्रेटरी है। बात करते करते उन्होंने महिलाओं का बड़ा तारीफ किया, वो तो तारीफ की हकदार तो है ही, महिला है, उसमें कुछ सवाल है ही नहीं। लेकिन सवाल यहीं से शुरू करना चाहिए। अमित भगत जी जवान है, जवान सेक्रेटरी हैं, युवा है, पुरुष है, तो महिलाओं के ऊपर जब हम लोग इतनी तरस खाता है तो हम लोग ये शपथ लेना चाहिए आज से घर में आधा काम हम लोग करेंगे, पुरुष करेंगे। ये सिर्फ तरफदारी करना, महिलाओं को घर में काम है, आया धन्यवाद, आप जल्दी जाए, अरे घंटे के उसमें कोई मतलब। आप घर में जाके कितना काम करेंगे बताओ, पहले कितना कपड़ा आज से मैं धोऊंगा, है ना, खाना बनाने को, जैसा मुझे खाना बनाने को नहीं आता, मैं बर्तन वर्तन धोता है, उसमें कुछ है ही नहीं। जो सच है भाई उसमें कौन है, बर्तन मेरे घर का बर्तन धोएगा तो क्या तकलीफ है भाई, मेरा घरवाली खुश होगी, मेरा बच्चा खुश होगा, वो लोग खुश है, इसलिए मैं इधर आप लोगों के बीच में रहता है। तो इसलिए शपथ वही लेके हम शुरू करना चाहिए, केवल तारीफ करने से काम नहीं होगा, उनका सेकंड से खुश रखने के लिए हम क्या करना चाहिए उसके ऊपर विचार करना चाहिए। बुरा मत मानिए, मैं सही चीज ऐसा कभी कभी आ जाता, भूल जाता मैं। दूसरा क्या, यूनियन, आज के दिन में यूनियन का जो मतलब है, लाल झंडे की मतलब है, उसको समझना चाहिए। किसी कमेंट ने कहा कि इसमें नए लोग भी है जो रेल के अंदर भर्ती होके जो आया, ज्यादा दिन हुए नहीं, ऐसे लोग भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं आपको कहता हूँ ये लाल झंडा नहीं है, हम आप सब एक साथ नहीं है, और हमारा यूनियन अगर रेल में नहीं है, मध्य रेल में नहीं है, भारतीय रेल में नहीं है, तो हम आप सब गुलाम हैं, हम आप सब गुलाम हैं। गुलाम का अर्थ क्या है, इसके अंदर हमारे अंदर कौन बात कर रहा है भाई, जरा बाहर बुलाओ उसको, चाय वाले को बुलाओ, उसको भी भाषण सुनाओ साला, उसको तब तो चाय पिकेगा। रेल की कर्मचारी झक मार रहा है इसलिए उसके चाय जा रहा है, नहीं तो चाय कौन लेगा उसका। तो समझ में आना चाहिए कौन क्या है क्या नहीं है करके, है ना। हम लोग जो मेहनत करता है, हम सोचता है कि बाहर के लोगों का भी 4 पैसा कमाए, हमारा कर्मचारी को तंगा मिल रहा है, तंगा मिल रहा है तो बाहर का लोगों का भी धंधा हो रहा है ना। अगर हम लोग यूनियन अगर जिंदा नहीं होता, हमारे लोगों को बोनस नहीं दिलवाया होता, हमारे लोगों को पैसा पेमेंट नहीं मिला होता, तो हमारे लोग कोई सामान नहीं खरीद पाता। हमारे लोग सामान खरीद रहे कहाँ से, इसलिए तो हमारा खेतीबाड़ी वाले का सब्जी खरीद रहा ना, इसलिए उनके घर चल रहा ना। तो मतलब एक दूसरे से सब जुड़े हुए लोग हैं। अगर चाय बेचने वाला भी अंदर है तो थोड़ा सा यूनियन वाले की बात हो सुनना चाहिए। उनका 100 चाय इसलिए जा रहा है क्योंकि हम लोग इधर बैठा है, हम खरीदने की क्षमता रखता है ना। जिसके पास जो बेचारा गरीब है, जिसको रोटी खाने को नहीं, वो चाय नहीं पी सकता है, उनके पास पैसा नहीं है, या उनका फ्री में चाय वाला चाय भी नहीं पिलाएगा क्योंकि उनका भी घर नहीं चलेगा। तो सब एक दूसरे जुड़ा हुआ, सब लोग हम इस बात को नहीं समझेंगे तो चलेंगे नहीं। मैं आपको ये कह रहा था, ये यूनियन अगर थोड़ी देर के लिए आप समझ जाओ, हमारे बीच में यूनियन नहीं है, लाल झंडा नहीं है, हम आप सब एक साथ में नहीं है, हमारा यूनियन ताकतवर नहीं है, हम आप सब गुलाम बनने वाला है, गुलाम बनने वाला है, उसमें सवाल नहीं। चाय मत वही खड़ा रहो, बस चाय का पैसा मिलेगा आपको, मैं पी लूंगा सब एक साथ में। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे बीच में कोई टेक्नीशियन है, कोई ट्रैकमैन है, कोई ओएस है, कोई क्लर्क है, कोई नर्स है, कोई पीडब्ल्यूई है, कोई ड्राइवर है ना, अलग अलग विभाग के सब लोग हमारे बीच में है। अगर यूनियन नहीं रहेगा तो सबके साथ में झाड़ू भी देगा। रेल बोलेगा कि पहले आप झाड़ू मारो, पहले पोछा पाछा करो, उसके बाद में पानी सब भर के रखो पीने के लिए, उसके बाद में आप अपना काम करो, जाते वक्त फिर सफाई करके जाना। ये रेल के अंदर होने वाला है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, यूनियन को ताकतवर बनाकर रखना जरूरी है, हम आपके लिए, रेल के लिए, अपने परिवार के लिए। यूनियन कमजोर होगा तो हमारी मरण है। मेरा अभी पीछे हमारा जो महिला कर्मचारी बैठा है, मुझे लगता है हमारा हेल्थ यूनिट के लोग हैं, है ना, हेल्थ के लोग हैं। मैं अभी आज के दिन में 31 तारीख, आज संडे है, आज सैटरडे है, इसलिए आज सेवानिवृत्ति वाला कार्यक्रम नहीं हो रहा है, और कोविड के समय इसलिए कोई सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम करने के लिए कोई सीडीपीओ, कोई डीआरएम, एडीआरएम हिम्मत भी नहीं कर रहा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसी महीने में 8 तारीख को डीआरएम के साथ में, कम से कम भारत रेल के अंदर मुंबई डिविजन के अंदर मुंबई मंडल के डीआरएम के साथ में हम लोगों ने पीएनएम किए, हमने पीएनएम के समय में डीआरएम साहब से कहा, हमारा जो लोगों ने 30 साल 35 साल 40 साल सर्विस करने के बाद जब सेवानिवृत्ति के समय आता है, कोविड आ गया, हम मान लिया, केवल मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कोविड आ गया। कोविड को डर के आप बोलेगा कि सेवानिवृत्ति वाला कार्यक्रम भी नहीं करेगा, ये ठीक नहीं है महाराज। हमने बोला डीआरएम साहब को, हमने ये भी कहा, अगर हमारे कोविड के समय में हमारा कर्मचारी काम नहीं किया होता, हमारे इंजीनियरिंग की कर्मचारी डे 1 से काम कर रहा है, डे 1 से, कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। इंजीनियरिंग की कर्मचारी, हमारा अस्पताल की कर्मचारी, ये डे 1 से काम कर रहा है, कोई अस्पताल बंद नहीं हुआ कोविड के टाइम में। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, कोई अस्पताल बंद नहीं था। जनता कर्फ्यू के दिन में क्या अस्पताल को क्या ताला मारा था क्या? नहीं। हमारा जो एसएनडी के कर्मचारी, हमारा जो इलेक्ट्रिकल की कर्मचारी, क्या बिजली बंद किए थे क्या?
नहीं, हमारा आईओडब्ल्यू के कर्मचारी, क्या किसी के घर में पानी बंद हुआ था क्या? नहीं, हमारे लोग काम कर रहे थे, हमारे सफाई करने वाला कर्मचारी, हम तो इनकी इज्जत करना चाहिए। हमने डीआरएम को बोला कि हमारे रेल के सारे विभाग के कर्मचारी इस तरीके के समय में भी, अगर इतनी बड़ा भयानक बीमारी आने के बाद में भी, भयानक बीमारी, अभी थोड़ा सा भय कम हुआ लेकिन शुरू शुरू में भयानक, लोग एक दूसरे से डरते थे, है ना, जिसके एक दूसरे के घर में जाना आना जाना, अपने घर में माँ को हुआ तो बच्चा डर रहा था, बच्चों को हो रहा तो माँ डर रहा था, भाई को हो रहा तो बहन डर रहा था, एक दूसरे को डर रहे थे, सोच रहा था कि इसको आ गया अभी मेरा कब पकड़ेगा, मैं कब मरेगा, ये सोच रहा था लोग। ऐसे समय में रेल के कर्मचारी बड़े ईमानदारी के साथ में काम किए, एक जगह से दूसरे जगह तक केवल अनाज नहीं, मेडिसिन नहीं, सारे सामान पहुंचाने के काम किए। इसलिए हमारा भारत की खूबसूरती है, जिस धरती के अंदर हमारा गरीब लोग जिंदा रह पाया, है ना। माइग्रेंट लेबर्स की बात कर रहा है, गरीबों की बात कर रहा है। महाराष्ट्र में काम करके जिंदगी जीने वाले जो माइग्रेंट लेबर है, चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे गुजरात की हो, किसी भी प्रांत की लोग है, कि अगर जात पाया तो हम आप ईमानदारी से रेल की गाड़ी चलाए, इसलिए अपने घर जाया। लेकिन घर जाने के बाद सब लोगों ने अपनी कॉलर टाइट किया, मेरे वैसे चला, अरे उसके वैसे चला, केंद्र सरकार ने चलाया, गोयल जी ने चलाया, महाराष्ट्र सरकार ने चलाया। अनिल बर्रो साहब बुरा मत मानना, नहीं तो बोलेगा इधर के सरकार ने चलाया, उधर के, अरे कौन से सरकार ने चला भाई, घंटा हम लोग रेल की कर्मचारी काम किया इसीलिए लोग चले गए। रेल के कर्मचारी के ऊपर कोई बोलने को तैयार ही नहीं। अरे भाई, जिसने मेहनत किया, जिसने महामारी में सर्कस खेला, इतनी बड़ा भयानक बीमारी होने के बाद में भी न डर के, मरम्मत करके गाड़ी की सही सलामत चलाने के काम किए, बिठाए भिजवाए, उसका तारीफ करने के लिए किसी को फुर्सत ही नहीं है। सब अपनी अपनी कॉलर टाइट करो भाई, हमको कोई तकलीफ नहीं है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को और अम्बेडकर को मानने वाले लोग हम लोग हैं, है ना। संविधान ने ये अधिकार भी हमको दिए हैं भाई। संविधान इसलिए बना है कि संविधान के अंदर ये अधिकार है, सरकार अगर हमारे विरुद्ध में अगर कोई बात करेगा तो हम लोग उसके विरुद्ध में आवाज कर सकता, लड़ाई कर सकता, वो अधिकार भी हमको दिए। इसलिए बाबा साहब की संविधान को मान के चलने वाले लोग हम लोग हैं। हम लोग राजनीति की बात करते नहीं है, हम लोग सर्वधर्म स्वभाव की बात करते हैं। हम यूनियन की ताकत बढ़ाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि नौजवान साथी इसमें है। हम ऐसे लोगों के चेहरे देखते हैं जिसकी 10 साल के ऊपर जिसकी सर्विस बाकी है, हर लोगों के चेहरे पे ऐसे देखते हैं कि 10 साल की सर्विस किसकी बाकी है, हमको उसी की चिंता है। जो 10 साल के ऊपर जिसकी सर्विस है उसी की चिंता हमको, हम उन्हीं लोगों के चेहरे पे देखता है। लोग देखते हैं उम्र के क्या देखता है, मैं देखता किसी की खूबसूरती नहीं देखता, मैं उसके चेहरे पे देख रहा हूं कि इसकी उम्र कितना है, ये अभी रिटायरमेंट वाला तो नहीं है। अभी जो 10 साल के अंदर जिसकी सेवानिवृत्ति है ये चला जाएगा, इसको सेटलमेंट भी मिलेगा, इसको पेंशन भी मिलेगा, सारी चीज मिलेगा। लेकिन 10 साल से अधिक जिसको सर्विस है, जो बच्चे अभी नया भर्ती हो रहा है ना, यूनियन को ताकतवर बनाने की जरूरत इसलिए, अगर इस यूनियन को ताकतवर नहीं बनाएगा, ये भारतीय रेल करके रहेगा, ये अंबानी रेल अडानी रेल होगा कि डाउट है, शंका। मैं आपको कहता हूं सरकार की नीति उस प्रकार की है। हम लोग रिजर्वेशन को लेकर लड़ाई कर रहे हैं ना, बाहर हर दिन हम लोग देखता है ये रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन, हम लोग अलग अलग कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन, सब ऊंचे जात में भी जो नीचे लोग हैं, मतलब ऊंचे जात में भी जो कम पैसा जो पा रहा है, जिसको जीने को नहीं है उसको भी रिजर्वेशन सब आदमी को होना चाहिए। हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है, सरकार जिस तरीके से नीति अभी अपना रहा है, LIC प्राइवेटाइज कर रहा है ना, एयर इंडिया प्राइवेटाइज कर रहा है, भारत पेट्रोलियम प्राइवेटाइज कर रहा है, गेल बेल जितने भी हमारा नवरत्न कंपनियां सब भेजने की बात हो रही है, भारत रेल को भेजने की बात हो रहा है। सारे सरकारी खाता अगर प्राइवेटाइज हो गया तो किसको रिजर्वेशन भाई, आरक्षण किसको मिलने वाला, मुझे तो बताओ, कौन किसको आरक्षण मिलने वाला। बोलता कि मैं इसको भी दूंगा उसको भी दूंगा, सब आ जाओ, तेरे को भी दूंगा, अरे तेरे को भी दूंगा, इसको भी दूंगा, उसको भी दूंगा, दूंगा कहां? क्या अंबानी साहब तुम्हारी बात को मान लेगा, अडानी साहब तुम्हारी बात को मान लेगा? नहीं मानेगा। इसलिए अगर ये सब चीजों को देखने के बाद में भी हम आपको अगर गुस्सा नहीं आएगा, हमारा रोंगटे खड़ा नहीं होगा, विरोध में सरकार की इस गरीब विरोधी नीति के विरोध में लड़ाई करके मैदान में आने की इच्छा नहीं होगा, तो जिंदगी जी के कोई फायदा नहीं, सब गुलाम बनेगा, मैं आपको कहता हूं। इसलिए हमको समझ में आना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए झंडे की जरूरत क्या। हमको राजनीति की बात नहीं कर रहा है ना, हमारा यूनियन की ताकतवर बनाने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि हमको आपको जिंदा रहना है, गरीब लोगों को जिंदा रखना है। महाराष्ट्र के अंदर केवल महाराष्ट्र नहीं, किसी भी राज्य जो है, सारे राज्यों को सीधी क्या है, GST का पैसा नहीं मिल रहा। पहले आपको मालूम था ऑक्टोल चलता था, ऑक्टोल में कुछ तो पैसा मिलता था, है ना, महाराष्ट्र शासन को कुछ तो पैसा मिलता था। अभी महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र की बात करना पड़ेगा, सब खत्म करके GST कर दिए। अभी हर राज्यों की मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से लड़ाई कर रहा है GST का, हमारा जो हिस्सा दे दो, कोई हिस्सा नहीं दे रहा है। सरकार चलाएंगे कहां से भाई? हम किसी पॉलिटिकल राजनीति करने वाले के साथ की बात नहीं कर रहा है, सरकार चलाएंगे कैसे बताओ? ये हमको विचार करने की जरूरत है, ये क्या नीति चल रहा है और मिलेंगे कहां से? रेल तो चल रहा है, रेल की पेंशन देने के लिए बात किया तो वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारामन जी ने कह दिया भाई रेलवे को कोई पैसा हम देंगे नहीं, आप अपने आप चलाओ। ये तो हम भी पहले से कह रहा था, अंग्रेज के जमाने से रेल का जो
बजट अलग से हुआ करता था। इनको मर्जी किसने की है, क्यों मर्जी की है? तो मर्जी किया तो फिर देता क्यों नहीं है? और मैं आपको कहता हूं भारतीय रेल की सबसे बड़ा खूबसूरती, इस भारतीय रेल को सेल्फ रिलायबल इंडस्ट्री कहलाया जाता था पहले अंग्रेज के जमाने में। सेल्फ रिलायबल इंडस्ट्री मतलब क्या? आपका एक किला से लेके ये किला से लेके रिवेट, जो रिवेट टेक्निकल लोग जानते होगा रिवेट क्या होता है, ये रिवेट से लेके बनाता था रेलवे, ये ना कोयला से लेके सारे के सारे चीज रेल के पास। पावर यहां कौन सा था ठाकुरली में पावर हाउस, बिजली रेल बनाता था। पानी रेल अपना डाम बना के पानी जमा करके रखता था और वहां से पानी लोगों को देने का काम करता था। बचा हुआ पानी म्युनिसिपैलिटी को भी देने का काम करता था। यानी कि रेल को जितनी चीज की जरूरत है खुद बनाते थे, खुद मरम्मत करते थे, खुद लोकोमोटिव बनाते थे, खुद लोको कोचेस बनाते थे और उसको मरम्मत भी कराने का काम करता था, उसको चलाने का भी काम करता था। मतलब सारे के सारे काम रेल करते थे। उसको कहता था रेल इज सेल्फ रिलायबल इंडस्ट्री। और इसको, इस इंडस्ट्री को अभी आपको मालूम है 52 साल करने के बाद भी, 52 है क्या 42 साल करने के बाद में भी, जब पार्लियामेंट जब से बना, वहां का जो कैटरिंग सर्विस है, वहां जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए एमपी से लेके प्रधानमंत्री तक सारे के सारे लोगों को जो कैटरिंग सर्विस कौन दे रहा था? भारतीय रेल दे रहा था। अभी उसको बंद करने जा रहा है। भारतीय रेल सबसे सब्सिडी वाला, सब्सिडाइज्ड रेट में, मुझे लगता है 9 रुपए में के 90 पैसे में चिकन फ्राई मिलता है। और हम लोग इधर 90 रुपए में चिकन फ्राई का क्या, चिकन का एक टांग भी नहीं मिलता, और उधर तो चिकन फ्राई मिलता। आप बताओ। और रेलवे की सर्विस इतनी सारे सुविधा है और कहते कि रेल मुनाफे में नहीं है। रेल क्या, भारतीय रेल को जो बिछाया गया क्या मुनाफे के लिए बिछाया गया या पैसा कमाने के लिए बिछाया गया? हमने किताबों में पढ़ा भारतीय रेल अंग्रेजी ने जब बिछाया था अपना मकसद था, अपना धंधा करना था, अपने सामान ले जाना था, अपना बिजनेस करना था, जो अंग्रेज लोगों ने बिछाया। लेकिन भारतीय रेल जब हम भारत आजाद होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद, जब भारतीय रेल को जहां भी पटरी बिछाने का काम किया, देश का प्रगति, हमारा देश का प्रगति होने का काम हुआ जहां पटरी बिछाने का काम किया। उसके उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा इस मिट्टी के अंदर जन्म हुए जॉर्ज फर्नांडिस जी या मधु दंडोदय जी अगर नहीं होता, कोंगन रेल नहीं होता। मुझे नहीं मालूम आज के लोग कितने लोग मानते नहीं मानते, मुझे पता नहीं। मधु दंडोदय साहब का जन्म इस मिट्टी में नहीं होता तो कोंगन रेल के अंदर कोई गाड़ी नहीं चलता। आज कोंगन रेल के अंदर पट्टी बिछाने के पहले आपकी कोलार से लेकर ठोकुर तक क्या हालत था। आज कोंगन रेलवे की गाड़ी 1995 से 1995 से कोंगन रेलवे की गाड़ी चलाने को शुरू होने के बाद कोलार से लेकर ठोकुर तक क्या है, कितनी विस्तार हुए है ना, कितनी उधर कोई जगह खरीद सकता क्या? पहले उधर जगह की क्या कीमत था? अभी वहां के लोगों का रहने का ढंग बदला कि नहीं बदला? क्योंकि जहां से पटरी गया वहां विस्तार होने का काम हुआ, उधर प्रगति होने का काम हुआ। तो देश का जो भारतीय रेल की पटरी जहां बिछाया गया वो पैसे के धंधा करने के लिए नहीं है ना, देश की विकास के लिए, देश की कोने कोने में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए। अब इनको प्राइवेटाइज करने का 109 रूट देना है, 151 गाड़ी चलाना है। कौन सा रूट चाहिए? बड़े बड़े रूट चाहिए उनको मुंबई से दिल्ली चाहिए, मुंबई से गोवा चाहिए, मुंबई से नागपुर चाहिए, मुंबई से सोलापुर चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े गाड़ी, जो अच्छे गाड़ी, जो भर भर के जाने वाली गाड़ी और रूट चाहिए। अरे भाई इतना ही अगर तुमको गाड़ी अगर सेवा करना ही है भारतीय रेल के अंदर, खुद का पैसा लगाने वाली कोई बात है, अंबानी साहब के पास इतनी पैसा है, तो दोनों दौंड बारामती सेक्शन दोनों कौन मना कर रहा भाई? दौंड बारामती सेक्शन की गाड़ी को चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? उधर मुनाफा नहीं है, उधर पैसा नहीं मिलेगा। भारतीय रेल की, हमारे रेल मंत्रालय में बैठे हुए लोग क्या कहता, हम लोग 130 किलोमीटर के ऊपर चलने वाली सारे गाड़ियों में पूरी एसी कोचेस लगाए जाएंगे। क्यों एसी कोचेस लगाएंगे? तो वो कहते कि गाड़ी एसी 130 के ऊपर चलने वाली गाड़ी में एसी कोचेस के बगैर कोई गाड़ी चला नहीं सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि आप सरकार की नीति को समझो। उन्होंने कहा कि तेजस गाड़ी, 2 तेजस गाड़ी देने का काम किया, 109 रूट पे 151 गाड़ी देगा। वो कहा कि सारे के सारे एसी गाड़ी चलाएंगे। मतलब जो गाड़ी प्राइवेट करेंगे, जो अंबानी साहब खरीदेंगे, जो अडानी साहब खरीदेंगे, वो सब एसी कोचेस वाली गाड़ी होगी। और जो प्राइवेटाइज देने वाली गाड़ी होगी, वो गाड़ी का पैसा, टिकट की फेयर कौन निर्धारित करेगा? वो कंपनी वाला निर्धारित करेगा। वो जैसा अपने हिसाब से, कोई दिवाली के टाइम में उसकी डबल रेट किया जा सकता है, कोई क्रिसमस के टाइम में उसकी डबल रेट किया जा सकता है, कोई न्यू ईयर के दिन है उसकी डबल रेट किया जा सकता है। उसके साथ साथ वो अपनी मर्जी से कमाई करेगा। और लेकिन रेल के अंदर मिट्टी हमारा, पटरी हमारा, कोच हमारा, कर्मचारी हमारा, सिग्नल देने वाला हमारा, स्टेशन मैनेजर हमारा, सफाई करने वाला हमारा, चलाने वाला हमारा, पीछे बैठने वाला हमारा। इसकी माँ का ऐसी कोई है नहीं जो हमारा नहीं है, सब हमारा। लेकिन कमाएंगे इनके बाप लोग।
ये कौन सी नीति है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बोलता हूँ कौन सी नीति। कमाएंगे तुम और मरेंगे हम, पैसा हमारा है ना। पूरी जो ये कहां से पैसा, भारत सरकार की पैसा कहां से आया? हम आपकी टैक्स है जो गरीब जनता की पैसा है, वो पैसे से बना हुए चीज में जब कमाने की बात आएगा तो कहता कि मैं प्राइवेटाइज करा दूंगा, मैं RFQ के जरिए दे दूंगा, मैं अंबानी को दूंगा, अडानी को दूंगा, मैं बोम्बार्डियर वालों को दूंगा, मैं GE कंपनी को दूंगा, मैं अल्स्टम कंपनी को दूंगा। अरे भाई ये धंधा बंद करो, जो गरीबों का पैसा है। अगर इतना ही अगर अंबानी साहब को, बड़े लोगों को अगर गाड़ी चलाने की इच्छा है तो मुंबई से लेके जो मडगांव तक जो हमारा एरिया है, जो मुश्किल से गाड़ी चलाया जाता है, कभी मिट्टी गिर रहा, कभी पत्थर गिर रहा, कभी हमारा जो टनल है वो गिर जाता, तो ऐसे सेक्शन में बड़े मुश्किल से मधु दंडोदे साहब की मेहरबानी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का आशीर्वाद और ई श्रीधरन साहब का मेहनत, इन तीनों ने मिलकर वहां गाड़ी चलवाया। अरे कम से कम एक काम करो, इतनी कमाने की अगर इच्छा है तो अंबानी साहब के पास पैसा बहुत है, एक दो पटरी अलग से डालो ना यार, मुंबई से डालो ना गोवा, तुम्हारे पटरी से तुम ही गाड़ी चलाओ। तुम AC चलाओ, AC कोच चलाओ, फर्स्ट AC चलाओ, सेकंड AC चलाओ, सारे कोच लगाओ, जिसको लगाना डबल डकर चलाओ, कौन सा क्या चलाना तुम चलाओ, कमा लो। उसके लिए कोई तैयार नहीं, क्यों? पैसा लगता है उसके लिए, लगाएगा कौन? सबको कमाने के लिए आया तो हम पागल है साला, है ना। भारत के हिंदुस्तानी जो गरीब लोग हैं, हम सब पागल लोग हैं। हमारे ऊपर धंधा करो, हमसे काम भी कराओ। अंग्रेज लोग क्या करता था, चाबुक मार के हमसे काम कराता था। आज वही अंग्रेज को देखा तो हम लोग को बड़ा खुशी होती है, फोटो खिंचवाने को देखता है। अरे साला इसने अपने दादा लोगों का ऐसे की तैसी किया, उन्होंने चाबुक मार के सत्यानाश कराया। अभी गोरा आ गया तो हमको खुशी होता, हम लोग फिर उसको जरा कहना थोड़ा क्या कहते हैं, घसने को देखता है, घसक के खड़ा हो जाता है। अरे फोटो मत लो, अपनी काले लोगों का ही फोटो ठीक है, उसका काय को फोटो निकाल रहा है, गंदगी है। मैं आपको कहता हूँ, मैं कोई किसी को क्या कहता कि उस तरीके से भाषा में बात नहीं कर रहा, मैं किसी को दुश्मनी करने की बात नहीं कर रहा। सच्चाई है, हम लोग किस परिस्थिति यहाँ तक आए हमको समझ में आना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे कहना है, मैं लंबा रूप में ज्यादा बात नहीं करता है ना। हर रोज हमारी मीटिंग है, अभी चुनाव प्रक्रिया का सामने आ रहा, मैं सबको कहता हूँ, मेरा ब्रांच के लोग भी है, चुनाव जो आ रहा है, ये लोग कहते हैं कि ये होगा क्राइटेरिया, वो होगा क्राइटेरिया भूल जाइए आप। आपको ये सोचना, जो हमारा वोटर्स लिस्ट जो बनेगा 5 तारीख को डिक्लेयर होगा, इसी महीने में 5 तारीख को वोटर्स लिस्ट, कल्याण के अंदर कितना वोटर्स लिस्ट होगा, कितनी वोटर होगा, आपके सामने आएगा। आपको मेहनत करना है, जिस वोटर्स लिस्ट में से 60% लोगों से वोटिंग NRM का लाभ में कराना है, किसी भी हालत में कराना, मैं आपको कहता हूं। फिर आप भूल जाओ, आपका कोई काम का कोई चिंता नहीं, कोई प्राइवेटाइज नहीं, कोई अडानी नहीं, कोई अंबानी नहीं, किसी माइक्रोल में दम नहीं, बंदूक भी लेके आया, कुछ कर सकता हूं, मैं आपको कहता हूं। लेकिन नहीं हुआ। अभी संतोष क्यों जल्दी जिंदाबाद करता है, तो अच्छा हो गया, 60 ही परवड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कौन गोली खाएगा, है ना। 60, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये भी समझ में आना चाहिए। तो आप लोग इतना कम से कम सोचना चाहिए। अगर समझो नहीं किए, सरकार लेबर कोड बदल दिए, पूरी लेबर कोड के बारे में बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, 2 घंटा भर जाएगा, मैं किसी को बोर नहीं कराना चाहता हूं, है ना। लेबर कोड के अंदर 2 चीज मैं आपको कहता हूं। लेबर कोड के अंदर लिखा कि एम्प्लॉय और वर्कर, है ना। एम्प्लॉय देखो, दोनों अंग्रेजी शब्द है। एम्प्लॉय क्या होता है, हम रेलवे की एम्प्लॉय ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हम लोग वी आर द एम्प्लॉइज ऑफ रेलवेज, ऐसा हम कहते हैं कभी। वी आर द वर्कर्स ऑफ रेलवेज, दोनों वर्कर्स एम्प्लॉइज। किसी आम जनता को समझ में नहीं आता एम्प्लॉय क्या, वर्कर क्या है। हाँ, लेकिन जो विद्वान लोग हैं, जिसको हड़ताल नहीं करवाना है, जिसको हड़ताल को रुकवाना है, जिसको हड़ताल को तोड़वाना है, जिसको गरीब लोगों को मुड़वाना है, हाँ उसको मालूम है एम्प्लॉय क्या होता है, वर्कर क्या होता है। वो लेबर कोड में लाया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहता हूं, हवाई जहाज नहीं जानता ऐसे कोई नहीं अभी इधर बैठे नहीं है, है ना। पुराने जमाने में हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, कभी हु करके आवाज आता, बाहर आके ऊपर देखते थे, कुछ जा रहा सामान आगे, है ना। देखते रहते थे, अपनी मुंडी दुखता था, लेकिन दिखते नहीं थे कभी, सामान दिखे नहीं। हम मुंबई में आने के बाद ही दिखे आइटम इधर घूमता है, लेकिन गांव में कभी दिखे नहीं, आवाज ही सुने। लेकिन आज ऐसा कोई इधर बैठे नहीं जो हवाई जहाज में बैठा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। सबको पता, अगर नहीं भी होगा तो कहीं कंप्यूटर में देखा होगा, व्हाट्सएप में देखा होगा। ऐसा कोई है ही नहीं, सब कहीं ना कहीं उसको हाथ लगाया होगा, है ना। उसको जो एक ही ऐसी चीज है, एक ही ऐसी इंजन है, एक ही ऐसी मशीन है जिसको रिवर्स गियर नहीं है ना। जो हवाई जहाज है उसको पीछे ढकला जाता है, उसके पास कोई मशीन नहीं है। जो अंदर चलाने वाला पायलट उसको पीछे नहीं ले सकता, उसके लिए छोटा वाला गाड़ी आगे लगता है, उससे फिर ड्राइवर साहब बैठ के पुशबैक करता है ना। हवाई जहाज को पुशबैक करता है। उसका डेजिग्नेशन क्या है, ड्राइवर। उसका डेजिग्नेशन क्या, वर्कर। कोई सीनियर डीपी साहब का गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, वो वर्कर है। इवन मोटरमैन है, वो भी वर्कर है। अभी किशोर मेरे ऊपर खुन्नत से देखता है, या मैं वर्कर है क्या, मैं लोको पायलट हूं,
अरे नाम के लिए पायलट है, जिसका शादी नहीं हुआ हुंडा ले सकता, बाकी काय का पायलट है, वो भी घंटा ड्राइवर ही है। मैं आपको कहता हूँ पैसा ज्यादा मिलता होगा, ये सब अपने अपने डेजिग्नेशन बदलने का काम किए। लेकिन उन्होंने जो हवाई जहाज वाला ढकलने वाला आइटम है, उन्होंने बोला ये वर्कर नहीं, आज से ये एम्प्लॉय रहेगा। बोला क्यों नहीं, इसको एम्प्लॉय बनाना जरूरी है। क्यों, ये हड़ताल नहीं करना चाहिए। बोला क्यों, नहीं तो पायलट चलाने को भी कोशिश करेगा, ये ढकला टुकली वाला अगर गाड़ी पीछे पुशबैक करके नहीं देगा तो पायलट क्या चलाएगा, इसलिए इसको एम्प्लॉय बना दो, ये हड़ताल नहीं कर पाएगा तो कोई हमारा हवाई अड्डे में कोई तकलीफ नहीं, हमारा हवाई जहाज चलते रहेगा। ये आप सोचो, सोचने का ढंग। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक मित्तल साहब सीआरपी थे, आप याद करो, दिल्ली के अंदर जब हमारा सुरेश प्रभाकर प्रभु साहब रेल मंत्री थे, दिल्ली के अंदर एक भयानक दुर्घटना हुआ था, कुछ ट्रैकमैन साथी को रिमूव फ्रॉम सर्विस करने का काम किए थे। उस समय में मंत्री जी का पद गया, पीयूष गोयल जी आया, उस समय के सीआरपी था मित्तल, उनको बदल के अश्विनी लोहानी साहब आया। वही मित्तल साहब जब सीआरपी थे, इन्होंने एक आदेश जारी किया था, भारत रेल के अंदर 4200 रुपया जिसकी ग्रेड पे है, उसके ऊपर जितने भी लोग हैं जो टेक्निकल इस पे काम करने वाला सुपरवाइजर है, इसको यूनियन में कोई पदाधिकारी बनने का अधिकार नहीं, ये केवल सदस्य बन सकता है। तक नहीं आया था, उसको किसी ने विरोध किया होगा उस समय में, नेशनल रेलवे मजदूर इसी झंडे ने विरोध करने का काम किया। हम लोग ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जरिए उसको विरोध करके उसी साल के अंदर, भले मित्तल बदल गया, अश्विनी लोहानी जी आए, पीयूष गोयल जी आए, लेकिन उसी साल के अंदर 12 महीना लग गया लड़ लड़के उसको विड्रॉ कराने के लिए। दिसंबर 31 तारीख उस साल में हम लोगों ने विड्रॉ करवाया। लेकिन कुछ दिन 15 दिन पहले फिर आपने देखा होगा व्हाट्सएप में वही न्यूज घूमे, सारे के सारे व्हाट्सएप के अंदर हमने देखे 4200 को ऊपर यूनियन से बाहर करने जा रहा है। लेकिन फिर बॉम्बे हो गया, शाम के टाइम में फिर एक आदेश आया, ये फेक लेटर है, ये हमारा तिर्की मैडम ने नहीं निकाला, ऐसा भी आया। तिर्की मैडम तुम्हारा सीएमएस नहीं, दूसरी एक तिर्की उधर बैठी है, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठी है ना। फिर आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। हमारा भी कुछ पहचान के लोग उधर बैठे हैं, वो कहा था कि लेटर तो रेडी था लेकिन निकलने का समय गलत हो गया, इसलिए हमने वापस लिया। देखो आप समझो चीज को, लेटर तो उन्होंने बना कर रखा लेकिन निकलने का समय रेडी नहीं हुआ। ये कब निकालेंगे, मान्यता के बाद ये सब निकलेंगे। अगर 60% नहीं हुआ, वन साइड वाला लाल झंडे की यूनियन भारत रेल के अंदर नहीं आया, ये सब कमाल बाहर आएगा। 4200 भी आएगा, 2400 भी आएगा, 2800 भी आएगा, चाहे वो कहेगा कि 1900 भी आएगा। मैं आपको कहता हूं, बोलेगा कि केवल क्लास 4 की लोग ही रह सकता, ये भी आ सकता है, फिर कोई लड़ाई नहीं कर पाएगा, है ना। कभी कॉमेड संदेश कुमार कहता है कि हमारा ब्लॉक लिया कसारा सेक्शन के अंदर, लेकिन ब्लॉक बस्ट हो गया, ब्लॉक बस्ट 40 मिनट हुआ तो डीआरएम साहब ने चीफ पीडब्ल्यू को सस्पेंड कर दिया। कॉमेड एक काम करो, तो दूसरा यूनियन का कुछ करेंगे क्या? मैं बोला करेंगे, दूसरे यूनियन के रहेंगे तो करेंगे, क्यों? इधर यूनियन वाला सवाल नहीं है। उन्होंने ब्लॉक लिए, ब्लॉक बस्टिंग का अर्थ है जो दिए हुए ब्लॉक के समय के अंदर जितना काम करना था उतना काम पूरा नहीं कर पाया। उसका अर्थ यह नहीं ब्लॉक लेने के बाद हमारे रेल की कर्मचारी चोरी करके कहीं बैठा है, वैसा कोई अर्थ नहीं है। उसका अर्थ यही है जितनी समय उस काम के लिए दिया गया था उतनी समय पे सही ढंग से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम नहीं कर पाया, इसलिए 20 मिनट अधिक लेना पड़ा। तो 20 मिनट अधिक लेने से क्या डीआरएम सस्पेंड कर दोगे? अच्छा ठीक है, मैंने डीआरएम साहब को उस टाइम में बोला, जैन साहब था, मैं बोला ठीक है सस्पेंड करो, अगले टाइम में हमारा तुम्हारा ब्लॉक बस्ट नहीं होगा। अच्छा कैसे? मतलब ब्लॉक तो बस्ट नहीं होगा लेकिन गाड़ी तो गिरेगा तुम्हारा, धड़ाधड़ गिरेगा। बोले क्यों? अरे भाई काम करने को ब्लॉक होता जरा, तू उसके लिए सस्पेंड कर रहा है। समझिए, अधिकारी ने सस्पेंड करने की हिम्मत नहीं किया, उसको विड्रॉ करने का काम किया। इधर यूनियन का सवाल नहीं, इधर हमारा कर्मचारी का सवाल है। मैं कहता हूं हमारे दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा किसी को अगर सलाम करने की जरूरत है डिफेंस के लोगों को। कोरोना क्या उनको नहीं? उनके घर के लोग नहीं? उनके घर में क्या सदस्य नहीं है? सारे के सारे लोग बॉर्डर पे हैं, है ना। वो कहीं छुट्टी नहीं, कोई आराम नहीं, बंदूक लेके 24 घंटा उस तरफ देख के खड़े रहता है, फिर भी गोलीबार करता है, फिर भी हमारे लोग शहीद होता है। उनको कितने लोग याद करता है मुझे पता नहीं, लेकिन उनको कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। उसी की वजह से हम आप सुरक्षित है। लेकिन इसको भी मत भूलिएगा, हमारे रेल की कर्मचारी गाड़ी चलाने के चक्कर में, मैं आपको कहता हूं जितने रेल कर्मचारी शहीद होता है दूसरे किसी विभाग में भारत के अंदर नहीं होता। हमारे रेल की कर्मचारी जितनी ईमानदार है, मैं आपको कहता हूं दूसरे को, डिफेंस को छोड़ के दूसरा कोई इतनी ईमानदार होगा मुझे लगता नहीं। कोई रेल की कर्मचारी, चाहे ट्रैकमैन हो, चाहे एसएनडी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे गार्ड हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे पॉइंट्समैन हो, किसी विभाग के ऐसी कोई कर्मचारी नहीं होगा कभी ये सोचता होगा गाड़ी बंद हो जाए, गाड़ी रुक जाए। वो सोचता कि गाड़ी न रुके, ये गाड़ी कैसा भी चला जाए, ये हमारे रेल कर्मचारी की सोच है। तो ऐसा सोच रखने वाला हमसे रेल की गाड़ी बंद कराने को मैदान में मत उतारिए। ये समय पे मैं ये कहना चाहता हूं,
इसलिए आप लोगों से मेरा विनती है, ताकत को बना रखो, कमजोर मत करना, मेरे लिए मत करना, यूनियन के लिए मत करना, खुद के लिए करना। अगर आपको सही सलामत जिंदगी जीना है, सही सलामत आज मिलने वाले सुविधाओं के साथ में तंगा लेना, तो आप इसको ताकतवर बनाइएगा। 60% वोट से, उससे कम वोट से हमको नहीं जीतना। किसी भी हालत में मध्य रेल के अंदर एक यूनियन के बगैर कोई यूनियन का सवाल ही नहीं। लेकिन दूसरे यूनियन में भी आपका पहचान का कोई होगा, आपका पहचानने वाला, जानने वाला, रिश्तेदारी का बहुत सारे लोग रहता है। पहले लोग बोलता है तुम रिश्तेदार, तुम उधर रहो, क्यों इधर नहीं हुआ तो तुमको बोलता हूं उधर से करा लो। वो धंधे सब बंद करना। अगर तुम्हारा कोई पहचान वाला होगा इधर उधर, उसको भी समझा दो, उसको बोलो यही समय, इधर आ जाओ, एक ही होने वाला है। हम मिलके इतनी मजबूत बनाएंगे तो सामने वाला देखते रह जाएंगे, प्रशासन भी, सरकार भी देखते रह जाएंगे। उस प्रकार के सोच को रख के यूनियन को चलाना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं ऐसा कहते कहते बहुत सारे बात कहता है। फिर जयंत पाटिल साहब भी सोचता, पहले ही हमको बोला नाश्ता दे दूं क्या? मैं बोला क्यों? वो गरम गरम आए, ठंडा होगा तो काटने को तकलीफ होएगा, क्योंकि आजकल अच्छा मटेरियल भी नहीं मिलता मार्केट में। तो बेचारा क्या करेगा? वो भी इतने अच्छे सामान ला के आपको नहीं खिला सकता है। तो गरम गरम खाना ठीक है, नहीं तो दांत खराब हो जाएगा। तो इसलिए कमेंट बोला जरा जल्दी करवाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो कोई खा नहीं पाएगा, फिर हमारे ऊपर नाम रखेगा। तो जयंत पाटिल साहब बुजुर्ग आदमी है, उनका इज्जत करना भी जरूरी है। तो इसलिए मैं ज्यादा भाषण न करते हुए, क्योंकि आपका नाश्ता भी हो जाएगा, फिर मनोहर साहब गुस्सा करेगा, जरा हमको काहे को बुलाया, भाषण करने को नहीं दिया। फिर मलबारी साहब है, इसलिए सबका ध्यान रखना पड़ता है। भाई हमको सिस्टम को तो चलाना है, नहीं तो फिर ये इधर उधर देख के खड़ा रहेगा तो मैं अकेले कितने चल पाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, भाई लोगों के लिए छोड़ता हूँ। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, जितने भी लोग आए आपको धन्यवाद। और ये जो कोविड-19 जो महामारी है, इसको मस्ती में मत लीजिएगा, है ना। मैं तो मास्क पहनता हूँ, अभी मास्क निकला बहुत दूरी है ना, मेरे से कोई आपको खतरा नहीं है। और मैं हर जगह घूमता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जब लोग घर से बाहर नहीं निकलता तब से मैं बाहर घूमता हूँ। मैं जो काम किया वो बोलना नहीं चाहता हूँ, नाम वाला काम होगा, मैं नहीं बोलना चाहता, मुझे उसमें मजा नहीं आता। लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ, और किसी को भी तकलीफ हुआ, कोई नहीं मिले, कोई एम्बुलेंस नहीं मिले, लेके जाने वाला कोई न मिले, तो मुझे याद करिएगा, मैं कंधे पे लेके जाऊंगा, उतनी ताकत में रखता हूँ। मैं डर नहीं है, और मैं किया भी है, मैं आपको कहता हूँ। मैं कभी कल्याण हॉस्पिटल से लोगों को जब बेचते थे, है ना, अस्पताल में बेचते थे, तो जो पॉजिटिव वाले को पीपीई किट में, जो सस्पेक्टेड वाला विदाउट पीपीई किट, उसके बीच में बहुत सारे लोग हमको फोन करता था। जयंत पाटिल साहब बोलता था ये क्या हो रहा है। हम कभी सीएमएस से बात किए, कभी डीआरएम से बात हुए, तो उन लोगों ने तुरंत उनको, जब हमने फोन किया तो उनको उतार के दूसरे गाड़ी में भेजे। लेकिन मैंने एक दिन डीआरएम साहब को पूछा, साहब ठीक है, वो हमसे बात किए तो हमने आपसे बात किया तो आपने किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ऐसा भी कोई कर्मचारी हो सकता है, गरीब हो सकता है, ना हमसे बात कर पाएंगे ना अधिकारी से बात कर पाएंगे, तो उसको तो उसी में बिठा के भेजेंगे क्या? ये तो गलत है। वो आदमी डर के मारे आधा खत्म हो जाएगा। तो डीआरएम साहब ने बोला, यार मेरे पास तो एम्बुलेंस नहीं है, हमने कोशिश किया जितने भी हम दे पाए, लेकिन अभी हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप दोगे क्या? एक मैं दूंगा आपको, क्यों नहीं देगा, एक एम्बुलेंस हम देंगे, लेकिन आप फिर सस्पेक्टेड वाले को पॉजिटिव वाले के बीच में मत बिठाइएगा। डीआरएम बोला कभी नहीं होगा, हमने एम्बुलेंस खरीद के, आप देते हैं जो सब्सिडी में पैसा, उसी में से हमने एम्बुलेंस खरीद के कल्याण में देने के काम की। ऐसा बहुत काम किए, कितने भी बोला तो कम पड़ेगा। लेकिन आप लोगों से मेरा एक ही उम्मीद है, यूनियन को मजबूत बनाओ, है ना। 60% वोट से, जो वोटर्स लिस्ट की 60% वोट से अगर नहीं जितवाओगे तो पछताएंगे हम, आप पछताएंगे, आने वाली पीढ़ी पछताएंगे, जो गरीब जनता, जो हमारे भरोसे पे यात्रा करने वाले लोग हैं, वो पछताएंगे। अगर गरीब को जिंदा रहना है, हमको अच्छी जिंदगी जीना है, अपने आने वाली पीढ़ी को, आपके घर में सब जिसको प्यारा, आप उनको सोच के जो नौकरी कर रहा है, उसको सही जिंदगी अगर चाहता होगा तो पक्का आप 60% वोट से जितवाएंगे। उसके लिए जो मेहनत आज से शुरू करेंगे, एक उम्मीद करते हुए, और इस कोविड महामारी को सीरियसली लेते हुए, सरकार ने दिए हुए सारे आदेश को पालन करते हुए, मास्क पहनिएगा, है ना, थोड़ा दूरी रखिएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिएगा, पानी रहेगा तो बार बार हाथ को धोइएगा, है ना। तो इतना तो करना जरूरी, उसके बाद में आना तो ऊपर वाले की निश्चय है, डरने की जरूरत नहीं। हम एक साथ में है तो कुछ होने वाला नहीं है। ये भी आप ध्यान रख के काम करेंगे, सोचते हुए आपके जो नया बॉडी और सारे लोग, सारे जितनी हमारे शाखाओं के लोग आया, सबको शुभकामना देते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, जय भीम।